नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चतुर्वेदी दृष्टि के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आंतरिक सुरक्षा की कक्षा अंतर्गत हमने सीमा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां इस विषय पर चर्चा शुरू की थी। सीमा प्रबंधन से जुड़ी, बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी पहली क्लास में हमने सीमा प्रबंधन के विचार को देखा था और उसके साथ ये देखा था कि स्थलीय सीमाएं जो हमारी हैं, जो मेजर सीमाएं हैं 15,700 किलोमीटर के लगभग, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। सीमा प्रबंधन के दूसरे हिस्से में यानी सीमा प्रबंधन पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम जलीय सीमाओं और आकाशीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े विचार को पढ़ेंगे, जिसमें जलीय सीमाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट, और ये बॉर्डर मैनेजमेंट जो हमको इस समय पढ़ना है वो है वाटर बाउंड्री और एयर बाउंड्री के संदर्भ में, जलीय सीमाएं और स्थलीय सीमाएं। ठीक, यदि हम भारत की जलीय सीमाओं पर चर्चा करें, वाटर बाउंड्रीज पर चर्चा करें, तो जलीय सीमाओं को दर्शाते हुए हम एक चित्र बना सकते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है, पेनिनसुलर स्टेट, और प्रायद्वीपीय का मतलब है कि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न एरिया जो है पूरा, वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यदि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से श्रीलंका की स्थिति बन जाएगी, ये अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय हिस्से में भारत एक लंबी तटरेखा को धारण करता है। ये तटरेखा फिर दो हिस्सों में है, एक मुख्य तट मेजर कोस्टलाइन और दूसरा द्वीपीय तट आइलैंड कोस्टलाइन। मुख्य तट के अंतर्गत 6100 किलोमीटर और यहाँ पर ठीक 1416 किलोमीटर, कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर की लंबी हमारी तटरेखा मानी जाती है। 7516 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज ये माना जाता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहता है। ये हमारी समुद्री तटरेखा या तटीय रेखा की लंबाई मानी जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये तटरेखा दो हिस्सों में बांटकर देखी जा सकती है। ये है वेस्टर्न कोस्टलाइन यानी पश्चिमी तटरेखा, और यहाँ से यदि हम लें तो ये है हमारी ईस्टर्न कोस्टलाइन यानी पूर्वी तटरेखा। वेस्टर्न कोस्टलाइन के अंतर्गत जो राज्य शामिल हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और यदि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करें, ठीक है, यानी भौगोलिक तटरेखा, तो इस तटरेखा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये कच्छ की तटरेखा कहलाती है, ये गुजरात की तटरेखा ही कहलाती है। गुजरात का मैदान, तटीय मैदान हम बात करें। इसके बाद महाराष्ट्र गोवा के बीच ये कोंकण का मैदान माना जाता है। गोवा कर्नाटक, कर्नाटक में जगह है कनारा, ठीक है, या मंगलोर, ये कनारा प्लेन्स के नाम से जाने जाता है ये तट। और कर्नाटक के बाद केरल वाला जो हिस्सा है ये मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये सब ज्योग्राफी की मेन बातें हैं जो फंडामेंटली आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पूर्वी तट रेखा की बात होती है तो पूर्वी कोस्ट लाइन में आपके पास जो स्टेट हैं वो आपके पास ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद आपके पास ये उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद ये आपके पास आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये आपके पास तमिलनाडु है। ठीक, ओवरऑल यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा बोले तो किसकी है? गुजरात की, क्योंकि वो इंडेंटेड है। लेकिन इसके बाद सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु की तटरेखा आती है। यानी पूर्वी तटरेखा जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा विस्तृत है, और पॉपुलर में कौन सी है? मलाबार। यहाँ उड़ीसा वाला जो हिस्सा है उसे उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार की जगह आप उड़ीसा के पुराने नाम पर ले लीजिएगा, उत्कल का मैदान कहते हैं, यानी तट से जुड़ा जो मैदान, उत्कल प्लेन्स। और ये आंध्रा तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है इसको कोरोमंडल प्लेन कहते हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सब 5वीं पास से तेज हैं और इन परिस्थितियों को जानते होंगे। ये उत्कल का मैदान है, कोरोमंडल का मैदान है, ठीक है। ये इंडियन ओशन है ओवरऑल, और इस इंडियन ओशन में ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, अरब सागर, और ये वाला हिस्सा जो है वो बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी समुद्री स्थिति या तटरेखा है, ठीक। अब हमारा प्रश्न ज्योग्राफी में आपको भारत की जलीय सीमाएं पढ़ाना नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि इन जलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमने आपको भारत की वाटर बाउंड्रीज का विवरण दिया है कि भाई ये हमारी क्या है, वाटर बाउंड्रीज हैं।
जिनकी लंबाई ऐसी है, जो इन राज्यों से जुड़ी हुई हैं, जो इन नामों से जानी जाती हैं, जो हिंद महासागर में यहाँ पर स्थित है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि ये जो वाटर बाउंड्रीज हैं, इन वाटर बाउंड्रीज से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां ध्यान से समझिएगा। पहला, क्यों है, और दूसरा, कौन सी है। ये दो प्रश्न बनेंगे, और जब बन जाएंगी तो फिर हम तीसरे हिस्से पर बात करेंगे कि उसका समाधान करने के लिए हमने अब तक क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना बाकी है। तो यदि हम भारत की जलीय सीमाओं को देखें तो हमें जलीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं, वाई अवर वाटर बाउंड्रीज आर इनसिक्योर्ड, ये फिर दो स्तरों पर देखा जाएगा। एक सीमाओं की प्रकृति से जुड़ा है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है। आईआर से जुड़े मुद्दे आएंगे और ये बताएंगे कि हमारी सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं। इनको इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हिंद महासागर की भू राजनीति, यानी कैसे हिंद महासागर भारत की और दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे रहा है, इस ढंग से इसे समझाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक तरफ तो हिंद महासागर का महत्व आएगा इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स में, कि इंडियन ओशन की क्या वैल्यू है, और लेवल 2 पर आएगा इंडियन ओशन इंडिया के लिए क्या वैल्यू रखता है। ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं जिनको हम यहां पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये क्यों में है, कौन सी हमेशा वही रहेंगी, समुद्री डकैती की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है, ठीक, समुद्री सीमा से आतंकवाद की समस्या है, मानव तस्करी की समस्या है, स्मगलिंग की समस्या है, डंपिंग की समस्या है। ये जब भी आए तो वही गाना गाना है कि सुरक्षा चुनौतियां वाद में हैं, सुरक्षा चुनौतियां तस्करी में हैं, सुरक्षा चुनौतियां माफिया में हैं, सुरक्षा चुनौतियां आर्थिक सामाजिक प्रकृति के अपराधों में हैं, सुरक्षा चुनौतियां अवैध लोगों के प्रवेश में हैं। ठीक, कुछ स्पेसिफिक जुड़ जाएंगी, जैसे मछुआरों से जुड़ी समस्या है, जैसे कोस्टल इकोलॉजी से जुड़ी समस्या है, समुद्री पारितंत्र से, समुद्री डकैती से जुड़ी समस्या है। तो कौन सी हमेशा वही रहेगा, यहां क्यों पकड़ के उसके समाधान को खोजने की हमको क्या करनी है, कोशिश करनी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन ओशन विच क्रिएट सिक्योरिटी चैलेंजेस टू अस। हिंद महासागर से जुड़ी वो सामान्य बातें जिसके कारण हमारी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। ठीक, देखो, पहला और फॉरमोस्ट कारण तो यही रहेगा कि भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसके नाम पर कोई महासागर का नाम है। दुनिया में कोई अमेरिकी सागर नहीं है, कोई रूसी सागर नहीं है, ठीक है, महासागर नहीं है। सागर हो सकते हैं, महासागर दुनिया में 4 हैं, जिनमें से एक का नाम भारत के नाम पर है। ये दिखाता है कि हिंद महासागर भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रायद्वीपीय होने के कारण भारत का एक बड़ा हिस्सा तटरेखा को धारण करता है, और जितनी बड़ी तटरेखा होगी उतनी ही बड़ी सुरक्षा की चुनौतियां होंगी, और इसीलिए हमारी तटीय सुरक्षा या जलीय सीमा की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेवल 3 पर यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हिंद महासागर सदियों से दुनिया के व्यापार मार्ग के रूप में रहा है, और इस पर नियंत्रण के लेकर महाशक्तियों के बीच संघर्ष रहा। तो यदि कोई एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है और उस ट्रेड रूट पर नियंत्रण की लड़ाई है, तो यदि उस ट्रेड रूट पर भारत के अलावा कोई नियंत्रण करता है तो यह भारत की संप्रभुता को भी चुनौती है। और इसलिए हमारे यहाँ पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, या अंग्रेजों ने अपनी नौसेना के माध्यम से हिंद महासागर और उसके द्वीपों पर नियंत्रण रखा। तो जब हिंद महासागर के क्षेत्र पर, उसके द्वीपों पर या उसके व्यापार मार्ग पर दुनिया की दूसरी शक्तियां नियंत्रण करेंगी, जैसे कि वर्तमान में अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये लोग हिंद महासागर में अपना दखल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक होगा कि इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सबके लिए खतरा पैदा होगा। हिंद महासागर में भारत का EEZ आता है, अगला पॉइंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उस EEZ के रिसोर्सेस को यदि भारत को प्राप्त करना है तो हिंद महासागर में दूसरी शक्तियों का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हिंद महासागर में दूसरे देशों का दखल होगा तो हमारी EEZ की उपयोगिता पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट, भारत के हिंद महासागर से ही भारत का 70% से ज्यादा व्यापार होता है। तो यदि हिंद महासागर सुरक्षित नहीं रहेगा तो भारत का व्यापार मार्ग असुरक्षित हो जाएगा, यानी भारत की आर्थिक सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ जाएगी। अगला कारण, हिंद महासागर के तट पर ही बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, भारत के बंदरगाह हैं, और इन बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, भाई बंदरगाह से ही भारत का व्यापार हो रहा है, कि हम हिंद महासागर को या अपनी तटीय सीमा को सुरक्षित करें। अगले लेवल पर
आप ये जानते हैं कि हमारे तटीय क्षेत्रों में ही बड़ी आबादी बसती है, तो इस आबादी की जानमाल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करें। फिर यहीं से महानगर जोड़ दीजिए, हमारे तटीय भागों में ही ठीक 2 बड़े महानगर हैं हमारे। इनफैक्ट कलकत्ता को यदि हम तट से जोड़ दें तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों महानगरों को आप यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं। इनके अलावा तटीय भागों में पूर्वी तट पर यदि आप देखें तो पारादीप से लेकर विशाखापत्तनम से लेकर पुडुचेरी से लेकर तुतीकोरिन तक बड़े बड़े शहर हैं, और पश्चिमी तट पर तो ठीक गोवा के क्षेत्रों से लेकर मंगलोर से लेकर कोचीन से लेकर तिरुवनंतपुरम तक हमारे कई बड़े नगर हैं। और सूरत के नगरों की बात, सूरत जो गुजरात के नगर हैं वो अलग हैं, तो आप बड़े महानगरों का उल्लेख कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि हमने तटों पर ही ढेर सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस लगाए हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी। हम ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि वो कच्चा तेल अंदर तक ट्रांसपोर्ट हो, उससे अच्छा उसको छानबीन के जो जरूरी है उतना हो, जो कि ज्योग्राफी में कंसेप्ट है इंडस्ट्रियल लोकेशनलाइजेशन थ्योरी, जिसमें वेबर कहते हैं कि यदि कच्चा माल भारी है तो उसको सोर्स लेवल पर ही प्योरीफाई किया जाए, वहीं उद्योग लगाया जाए। तो इसी आधार पर हमने तटों में रिफाइनरियां लगाई हैं, पारादीप रिफाइनरी है, विशाखापत्तनम रिफाइनरी है, जो अलग अलग रिफाइनरियां हमारी बनाई गई हैं, वो यहीं बंबई में रिफाइनरी है, ठीक है। तो इन ऑयल रिफाइनरीज की रक्षा के लिए जरूरी है कि तटीय सुरक्षा। आप सोचते जाइए, आप सुरक्षा को आर्थिक सामरिक 2 संदर्भों में बांट दीजिएगा और उन पे बांट के अलग अलग हिस्से कर लीजिएगा। फिर हमारा जो तटीय हिस्सा है वहां पर हमारे कई सामरिक प्रतिष्ठान भी हैं। सामरिक मतलब जो देश की रक्षा के लिए जरूरी है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो इस पर, इसके अलावा भारत के ढेर सारे सैन्य अड्डे तटों पर दिखते हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, वायुसेना के अड्डे हैं, ये तटीय क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि हम तटों की सुरक्षा करें। क्लियर है। हिंद महासागर के कोस्टल एरियाज में यदि माना जाए लगभग 40 देश पूरी हिंद महासागर की तटरेखा के साथ जुड़े होते हैं। यदि आपको इन 40 देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना है, व्यापारिक संबंध बनाना है, सैन्य संबंध बनाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप तटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और उसके साथ तटीय विकास के कार्यों पर भी ध्यान दें, कोस्टल डेवलपमेंट के कार्यों पर भी ध्यान दें। तो वो एक बिंदु हो सकता है जहां पर आप बता सकते हैं कि तटीय सीमाओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ये तो 200 शब्द लिखना है, 2000 शब्द हो रहे हैं, तो मैं आपको डायमेंशन बता दे रहा हूं। अब हो सकता है कि वो तटीय सुरक्षा को आर्थिक संदर्भ में पूछ ले तो आर्थिक इकाइयों पर बता देना, सामरिक पूछ ले तो सामरिक संदर्भ में बता देना, ठीक है। तो इसके अलावा हिंद महासागर में ही हमारे आइलैंड्स हैं, कोस्टल आइलैंड्स बोल लीजिए। तो कोस्टल आइलैंड्स में आपको बनाकर दिखाता हूं। यहाँ पर दीव है, यहाँ पर गांधार है, यहाँ बंबई खुद एक आइलैंड है, एलिफेंटा करके आइलैंड है, यहाँ कोचीन के पास वेलिंगटन आइलैंड है, ठीक है। ये हमारा राम सेतु एडम्स ब्रिज है। यहीं पर आप देखते हैं रामेश्वरम आइलैंड है, पाम्बन आइलैंड है, ठीक है। और ये एडम्स ब्रिज तो है ही। इसके ऊपर जब आप चलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ चेन्नई आंध्र प्रदेश सीमा के पास श्रीहरिकोटा है, ये भी सामरिक संयंत्र है जहाँ से हम रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। और उड़ीसा में जाते हैं तो चांदीपुर रेंज है, मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो यहाँ पर गोपालपुर आइलैंड है। यहाँ पर बांग्लादेश के पास न्यूमूर और गंगा सागर आइलैंड है। यहाँ कच्चातीवू आइलैंड है। अब ये आइलैंड्स में ज्योग्राफी में पढ़ाने की बात है, मैं कह रहा हूँ हमारे द्वीपों की सुरक्षा की दृष्टि से। ये तो कोस्ट वाले हुए। फिर यहाँ पर बड़ा वाला हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है। तो हमारे आइलैंड्स की सुरक्षा को देखते हुए हमारे लिए जरूरी है कि हम तटीय सुरक्षा को मजबूत करें, क्योंकि आइलैंड्स तट से दूर भी स्थित हैं और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा आप कूटनीतिक संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो महाशक्तियों का जमावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए चिंता का कारण है। महाशक्तियों के जमावड़े के अंतर्गत आप बोलेंगे कि यहाँ पर मॉरिशस के नीचे डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप, क्या नाम है, डिएगो गार्सिया। और डिएगो गार्सिया पर कब्जा अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। आज अमेरिका से संबंध अच्छे हैं वो अलग बात है, लेकिन कल को खराब भी हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप ऊपर जाते हैं तो अंडमान निकोबार के ऊपर यहाँ एक कोको आइलैंड है, और मैंने बताया था कि कोको आइलैंड में चीन का नियंत्रण हो गया है। इसको बर्मा ने चीन को दे दिया है और चीन ने यहाँ नौसैनिक अड्डा बना लिया है। तो महाशक्तियों का बढ़ता दखल, जिसमें आइलैंड्स पर नौसैनिक अड्डे हैं, बंदरगाहों का विकास है। जब बात की जाती है बंदरगाहों के विकास की तो ध्यान से समझिएगा कि चीन ने पाकिस्तान में यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। कौन सा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। चीन में यहाँ श्रीलंका में हब्बन बोटा। बर्मा में यहाँ पर हमने बताया था सितवे, तो बर्मा में सितवे, श्रीलंका में हबन बोटा, और पाकिस्तान में क्या नाम दिया हमने, ग्वादर। इन बंदरगाहों के विकास के लिए भरपूर निवेश किया हुआ है और इससे
चीन की भारत को घेरने की नीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो आप ये कहिए कि चीन स्थलीय सीमा पर नहीं, जलीय सीमा पर भी भारत को घेरने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसके कारण भी हमारी सुरक्षा चुनौती गंभीर हो जाती है या सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। क्लियर है? इससे आगे चलकर यदि बात की जाती है तो आप बताइए कि हिंद महासागर में दुनिया के 40% ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व संभावित हैं। यानी फ्यूचर की एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए भी हिंद महासागर में दूसरे देश नहीं, भाई यदि हैं तो सबसे पहला अधिकार किसका है, हिंद महासागर के मुकुट भारत का। तो यदि इनका ऑयल एंड नेचुरल गैस का हमको भंडार पाना है तो हमको अपनी हिंद महासागर पर नियंत्रण करना होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, तटीय सुरक्षा और इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स। हिंद महासागर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए जाना जाता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी बहुधात्विक पिंड, यानी ऐसे गटागट देखिए आपने, गोले जो होते हैं, तो ऐसे गोले होते हैं रेत के जिसके अंदर टिन, मैग्नीज, बॉक्साइट इनका मिश्रण होता है, समुद्र की तली में मिलते हैं, तो इसलिए जरूरी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मिलने वाली एक मछली है क्रिल मछली, और ये माना जा रहा है कि ये फ्यूचर फूड सिक्योरिटी का सी फूड का आधार होगी। क्रिल मछली में प्रोटीन मिलता है बहुत ज्यादा, ये प्रोटीन रिच मछली है, तो हो सकता है कि भविष्य में उसको लेकर लड़ाई और हिंद महासागर वोलेटाइल हो जाए। ठीक, हिंद महासागर यहाँ पर, ठीक, जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो हिंद महासागर में अरब के क्षेत्र जो प्रायद्वीप है उसके पास जो ओमान और ईरान का इलाका है वहां पर हार्मुज जल संधि है। कौन सी जल संधि है? हार्मुज, है ना। मैं छोटे में कोशिश करके देखता हूं यदि यहां पर आपको वर्ल्ड मैप में दिखा पाऊं। ठीक है, आजकल मैप्स पर वैसे ही बहुत चर्चा हो रही है। मैंने, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट पर जनरल पब्लिक डोमेन में एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने मैप को डिसप्रोपोर्शनल बना दिया था कि भाई जितनी जरूरत है उतना बताया जाए, ठीक है ना। लेकिन मैप बहुत इफिशिएंटली बनाने की कोशिश होनी चाहिए, फिर मेरे को समझ में आया, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां पर यदि आप देखें, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये इंडिया है, और ये फिर यहां से जा रहे हैं आप। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है हार्मुज जल संधि, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये जो काम करता है इसे कहते हैं बाब एल मंदेब जल संधि, जिससे अटलांटिक सी मेडिटेरियन सी से जुड़ता है। बाबल मंदेब, ये ईरान ओमान वाला जो हिस्सा है ना, यमन ओमान, ये कौन सा जल संधि है? हार्मुज, पर्शियन गल्फ में घुसने का रास्ता। तो यहाँ फारस की खाड़ी से घुसकर आप रेड सी से होते हुए यूरोप पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? कौन सी नहर से? स्वेज नहर से। तो स्वेज नहर मार्ग की सुरक्षा भी जो है वो इंडियन ओशन से जुड़ी हुई है, व्यापार मार्ग। और जब आप इस हिस्से में आते हैं, यहाँ वाले हिस्से में, तो यहाँ इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पर एक जल संधि आती है जिसका नाम है, जैसे ये भारत वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के आइलैंड है, तो यहाँ पर मलक्का जल संधि आती है। कौन सी जल संधि आती है? मलक्का जल संधि। तो हिंद महासागर में दो व्यापार मार्ग हैं या पासेस हैं, जल संधियां हैं। एक अरब सागर में हार्मुज, और एक बंगाल की खाड़ी से आगे जाकर कौन सी है? मलक्का। इन दोनों व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए, जहां से हमारा 70% ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, जहां से हमारा 70% व्यापार हो रहा है, ये सारी चीजों के लिए जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में एक प्रभावी उपस्थिति रखे और हिंद महासागर के तट की सुरक्षा करने में भारत क्या हो? सक्षम। ठीक है, तो व्यापार जल संधियां, जो व्यापार मार्ग जल संधियां, उनकी रक्षा के लिए जरूरी है। 3-4 जल संधियों के नाम आप बता दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हमने बताया कौन सी वाली जल संधि? मलक्का, जो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये इंडिया है, मान लीजिए इधर पर मलक्का जल संधि आ गई। ये यमन ओमान वाला जो इलाका है, यहाँ हार्मुज आ गई। अच्छा, बाबिल मंदेब ये नहीं होगी, वेरी सॉरी, ये होगी जिब्राल्टर, और बाबल मंदेब यहाँ पर होगी, ये वाली, यानी पर्शियन से रेड सी में जा रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा होगा बाबल मंदेब। यानी ये जो हमने हिस्सा बनाया है ऐसा अरब सागर वाला, ठीक है ना। यहाँ पर दो जल संधियां आपको दिखाई देंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जब आप हिंद महासागर से अंदर घुसते हैं यानी अरब सागर से, तो पहले पड़ेगा हार्मुज, और फिर जब आप स्वेज नहर की तरफ जाते हैं तो पड़ेगा बाबल मंदेब। बाबल मंदेब यहाँ नहीं है, अटलांटिक और मेडिटेरियन को जोड़ने वाला मैं गलत बोल गया, वो बाबल मंदेब नहीं। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधियां हैं। तो इन जल संधियों की सुरक्षा को लेकर भी ये जरूरी है कि हम अपनी तटीय सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करें या तटीय सीमाओं को बेहतर बनाएं। ठीक, हिंद महासागर व्यापार मार्ग को देखते हुए आज के समय यहाँ पर ढेर सारी समुद्री डकैती की समस्या नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा समस्या यहाँ नजर आती है। ये वाली जगह है, इसको कहते हैं सोमालिया, और सोमालिया में एक ग्रुप भी बना है, CGPSC या PCS, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप फॉर प्रिवेंटिंग पायरेसी इन द सी ऑफ सोमालिया। तो CGPCS करके एक ग्रुप बना है जो इस बात के लिए काम करता है कि सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो सोमालिया, इथोपिया, ये जो रीजन है, यहां पर ज्यादा समस्या है किसकी? समुद्री डकैती की। तो इस समुद्री डकैती से बचने के लिए भी ये जरूरी है कि हम अपने तटों की सुरक्षा करें। तो
तो कुल मिलाकर अब मैं इन सबको मिटा देता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो मैंने लगभग पिछले आधे घंटे में 20 से 25 पॉइंट बोले होंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग 3 हिस्सों में बांटकर डिवाइड करके देख लेंगे। तटीय सुरक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। पहला, तटरेखा की विशेषताएं, लंबी है, आइलैंड्स हैं, ये सब पे बता दीजिएगा। दूसरा, द्वीपीय सुरक्षा, इसके अंतर्गत बताइएगा। तीसरा, इंडियन ओशन के रिसोर्सेस, इसके अंतर्गत बताइएगा। चौथा, इंडियन ओशन में महाशक्तियों का बढ़ता दखल, ये इसके अंतर्गत बताइएगा। ठीक है। और 5वें लेवल पर आप ये बताइएगा कि भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए हिंद महासागर पर नियंत्रण जरूरी है। इन 6 हिस्सों में यदि 4-4 पॉइंट किए आपने तो 20-25 पॉइंट हो जाएंगे कि इन कारणों से हमें तटीय सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, या तटीय सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने सारी बातें की हैं, आर्थिक हैं, सामरिक हैं, जितने भी प्रकार की हैं उन पर हमने चर्चा की है। तो ये आपका हिस्सा होगा कि तटीय सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब क्यों से आगे हम चलें कि इन कारणों से कौन सी चुनौतियां नजर आ रही तटीय सुरक्षा से जुड़ी। ठीक है, तो वैसे तो कारणों में ही चुनौतियां क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप फिर भी हालांकि मेंशन कीजिए। पहला, भारत की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। दूसरा, भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। ठीक। तीसरा, भारत की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं, जहां इस रास्ते से आतंकवाद, संप्रदायवाद, इसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो आतंकवाद, उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद, इससे जोड़कर बता दीजिए कि ये सामाजिक परिदृश्य की चुनौतियों को क्या दे रहा है, जन्म दे रहा है। फिर आप बोलिए कि यहीं पर हमारी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंदरगाहों का विकास हो, यहाँ व्यापार मार्ग हो, इससे पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी हमारे लिए क्या होती जा रही हैं, गंभीर होती जा रही हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, तो आर्थिक संदर्भ में, सामरिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, पर्यावरणीय संदर्भ में। ठीक है, और फिर आप इनसे जुड़े अपराधों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, या आप उन हमलों के बारे में बतलाइए जो समुद्री मार्ग से किए गए हैं, जिसमें 2001 का संसद हमला बताइए, 2008 का मुंबई हमला बताइए। ठीक, रोहिंग्याओं का प्रवेश बतलाइए। यानी समुद्री मार्ग से जो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप बताइए, और ये बताइए कि जैसे जैसे समुद्री मार्ग से हमारी सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती गई, हमारे अंदर ये विचार आता गया कि हमें अब तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। क्लियर है? तो यही तटीय सुरक्षा से जुड़े जनरल आयाम होंगे, सामान्य चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों को हम आगे चलकर केस स्टडी के तौर पर भी देख सकते हैं। और जब केस स्टडी की बात होगी तो आप बोलेंगे कि भाई स्टेट वाइज कौन कौन सी चुनौतियां गंभीर नजर आती हैं। तो हम मेजर स्टेट्स की बात करते हैं। गुजरात जो है, वहां पर जो मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है वाटर बाउंड्री का, वो पाकिस्तान के रास्ते है। और पाकिस्तान के रास्ते गुजरात तट पर, ठीक, उग्रवाद की चुनौती हो सकती है, तस्करी की चुनौती हो सकती है। ठीक है, अवैध लोगों के आने की चुनौती हो सकती है, मछुआरों का संघर्ष हो सकता है, ये कई बार हो जाता है। तो आप गुजरात पर स्पेसिफिक बता देंगे, ठीक है, कि ये लड़ाइयां हैं। और इसके अलावा गुजरात तट पर समुद्री डकैती की समस्या आ गई। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि भाई यदि राज्य में ही विशेष पर फोकस करके आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने सारों में डूब जाओ और जनरल ना निकाल पाओ। ठीक है, इसके अलावा गुजरात तट पर हमारे कुछ सामरिक बंदरगाह हैं, जैसे कांडला है, इन सब की रक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। फिर गुजरात तट पर सरक्रीक विवाद पाकिस्तान के साथ बना हुआ है, जिसका लेकर चुनौती है। कच्छ के रन के क्षेत्र को नियंत्रित करने से लेकर जुड़ी हमारी चुनौती बनी हुई है। आप ये बताएंगे कि चूंकि गुजरात के साथ, आप इंट्रोडक्शन में बोलेंगे, हम सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा शेयर करते हैं, इसलिए इससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी ज्यादा है। गुजरात के बाद बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी समुद्री उग्रवाद की चुनौती है, महाराष्ट्र में भी तस्करी की चुनौती है, महाराष्ट्र में भी अवैध लोगों के प्रवेश की, मछुआरों की ये चुनौती है। और महाराष्ट्र अपने आप में कैसा बंदरगाह है, सामरिक बंदरगाह है। तो ये चारों बातें होंगी।
और आप ये कहेंगे कि जितने भी बड़े एग्जाम्पल समुद्री सीमा से आने के हुए हैं, बंबई के रास्ते ही ये लोग भारत में क्या किए हैं, प्रवेश किए हैं। तो एक एग्जाम्पल का उदाहरण लेंगे, इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का उदाहरण लेंगे। आप बोलेंगे संगठित अपराध का केंद्र बंबई है और यहाँ सदियों से समुद्री मार्ग से अपराध होते रहे हैं, स्मगलिंग, सोने की तस्करी, जो आपके वो जो थे दाऊद इब्राहिम के पहले वाले कौन से लाला जो थे, वहां से लेकर अभी तक यदि आप देखें तो बंबई अभी भी अंडरवर्ल्ड का जो डॉन्स है उनका जो केंद्र है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट का नेक्सस भी हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है। इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, आपको ये बताएंगे, और इकोनॉमिक कैपिटल यदि थ्रेट में आई तो देश थ्रेट में आ जाएगा। बंबई के पास ही तारापुर है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसकी सुरक्षा को लेकर, ट्रांबे की सुरक्षा को लेकर हम ज्यादा चिंतित होते हैं। तो ये बंबई के संदर्भ में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नीचे आकर गोवा, कर्नाटका और केरला की बात करें तो इस तटरेखा पर आप मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। गोवा से शुरू हो जाता है ना, मादक द्रव्यों की तस्करी, ये एक सुरक्षा का चिंता से जुड़ा मामला है। केरल में जाकर आप देखते हैं कि केरल की एक बड़ी आबादी इस्लामिक है, तो इस्लामिक टेरर भी समुद्र के मार्ग से केरल से जुड़ा हुआ है। केरल में मछुआरों का संकट भी कई बार सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देता है। केरल के मछुआरे ही थे जिनकी वहां से गुजर रहे जहाज ने हत्या की थी, एनरिका इंसिडेंट जिसको कहा जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो इन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ तटीय सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है, कोस्टल सिक्योरिटी का महत्व बढ़ जाता है। ठीक, इसके अलावा गोवा से लेकर त्रिवेंद्रम तक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता की जा सकती है। तो ये मामला किसके बारे में हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु के तट पर यदि हम बात करें तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, तमिलनाडु के तट पर, ठीक है, आप कहेंगे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पौंडीचेरी से जुड़ा, चेन्नई से जुड़ा, तूतीकोरिन से जुड़ा, इन बंदरगाहों को लेकर आप बात कर सकते हैं। ठीक, तमिलनाडु और श्रीलंका की निकटता से जुड़ी बात हो सकती है, तो वहां लिट्टे टेरर से जुड़ी बात की जाती है, तमिल आतंकवाद की बात की जाती है। ठीक, तमिलनाडु के तट पर सेतु समुद्रम परियोजना की बात की जा सकती है, जो राम सेतु को काटकर दोनों पोर्ट को जोड़ने, दोनों तटों को जोड़ने की बात थी, जिसका श्रीलंका ने विरोध किया। मछुआरों की आवाजाही को लेकर यहाँ सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं, तो ये तमिलनाडु तट हो गया। तमिलनाडु से ऊपर आंध्रा और उड़ीसा तट पर जाएं तो इस तट पर तो आप बोलिए कि सुरक्षा की चिंता देने के लिए दूसरे देश की जरूरत ही नहीं है, भगवान ही पर्याप्त है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन से आप बोलिए कि नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा ही यहाँ लड़ाई का विषय हो जाता है। यहाँ पर बार बार आने वाले चक्रवात रीना, टीना, कटरीना, फाइलिन, आप नाम सुनते हैं कि नहीं, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से सुरक्षा बहुत जटिल हो जाती है। इसके अलावा साइक्लोन्स के अलावा इस क्षेत्र में रिफाइनरीज बहुत ज्यादा हैं, बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, नौसैनिक अड्डे हैं, तो रिफाइनरीज की सुरक्षा है, नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा है, बड़े बंदरगाहों की सुरक्षा है, ऑयल रिफाइनरीज की सुरक्षा है, सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा है। ये सारी सुरक्षा आंध्रा और किसके तट पर दिखती है, उड़ीसा के तट पर। ठीक है, और केस स्टडी में आंध्रा उड़ीसा के बाद मतलब एक ये हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु और पांचवा क्या हो जाएगा, आंध्रा उड़ीसा। छठवा आप बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप तो फिर भी हमारे पास है, तो भारत की तटीय सुरक्षा में अंडमान निकोबार का महत्व बताइए, ऐसा अलग से प्रश्न बनता है। तो आप ये कहेंगे अंडमान निकोबार इज द रिमोट आइलैंड, दूरस्थ द्वीपों में से एक है। ठीक, और ये भारत का सबसे, आप क्या कहेंगे, बड़ा द्वीप समूह के तौर पर है। 223 आइलैंड्स की डिटेल यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी सुरक्षा चिंताएं पहला इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये भारत से दूर है, पॉइंट 1। दूसरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेरे ख्याल से यूनियन टेरिटरी में आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आने के बाद स्थिति बिगड़ी, वरना ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तीसरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का, आप क्या कहेंगे, हिंद महासागर मार्ग पर आने वाला हिस्सा है, हिंद महासागर के बीच में हिस्सा है। यदि इस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। चौथा, ये इंडोनेशिया के निकट है, ये श्रीलंका के पास है, ये बर्मा से पास है, यानी तीन तरफ से अलग देशों से घिरा हुआ है, तो यहाँ राज्य कारकों की भूमिका हो सकती है। और कोको आइलैंड में चीन के आने के बाद अंडमान निकोबार की सुरक्षा वैसे ही खतरे में पड़ गई है। ठीक, इसके अलावा अंडमान निकोबार पर भारत के दावे को लेकर भी कई बार प्रश्न उठाए जाते रहे, कभी इंडोनेशिया प्रश्न उठा देता, कभी चाइना, हालांकि वो बहुत क्या कहेंगे प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसको भी चिंता के विषय पे देखा जा सकता है। जो समुद्री डकैती है उससे सबसे प्रभावित क्षेत्र भारत में अंडमान निकोबार का ही हो सकता है। अंडमान निकोबार ट्राइबल डोमिनेटेड होने के कारण इसका प्रभावी विकास भी नहीं हो सका। देखो चीन के पास हांगकांग, मकाऊ जैसे आइलैंड देखो और अंडमान निकोबार से तुलना करो। इस आइलैंड में तो अभी ये स्थितियां हैं कि यहाँ जनजातियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के लिए हमको कमिटीज बनानी पड़ती हैं, तो विकास की स्थिति अंडमान निकोबार में प्रभावी नहीं है। विकासात्मक वंचना एक कारण बन सकता है, आइसोलेटेड लाइफस्टाइल एक कारण बन सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट ज्योग्राफी एक सुरक्षा की चिंता हो सकती है, घने जंगलों से आबाद है, 250-300 सेंटीमीटर प्लस पानी गिरता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल रिच भले ही हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तो
हो सकता है कि चिंता का विषय हो। यही कारण है कि 2000 के बाद जब पहली बार इंटीग्रेटेड कमान बनाने की बात हुई, एकीकृत कमान का मतलब है जहां पर थल सेना, जल सेना और नौसेना को एक साथ कार्यवाही के लिए रखा जाए, तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड कमान जो बनाई गई सुरक्षा की, वो कहां बनाई गई? अंडमान एंड निकोबार में। ये याद रखिएगा। फिर अंडमान निकोबार पर चक्रवात सुनामी का भी खतरा बना रहता है, तो अंडमान निकोबार पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अंडमान निकोबार की सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर क्यों है। तो ये आप, मुझे लगता है केस स्टडी के अंतर्गत इन 5-6 हिस्सों में बांटकर आप तटीय सुरक्षा को विस्तार से समझा देंगे या तटीय सुरक्षा को विस्तार से बता देंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिर अगले हिस्से में यह विषय आता है कि भाई इस तटीय सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक, तो रणनीति, उपाय या प्रयास जब बताए जाते हैं तो इनके कई हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सुरक्षात्मक ही होगा। सुरक्षात्मक में आजकल हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा तकनीकी होगा। ठीक है। तीसरे हिस्से के अंतर्गत हम विकासात्मक बातें करते हैं कि डेवलपमेंट कर देंगे तो वहां सुरक्षा प्रभावी हो जाएगी। और चौथे हिस्से के अंतर्गत हम कूटनीतिक बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक, जहां हम संबंधों के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सुरक्षात्मक उपायों की। और सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई है, वही नॉटिकल माइल वाला जो हमने बताया था। सॉवरेन वाटर जो 0 से 12 नॉटिकल माइल तक है, वहां पर ज्यादातर तटीय पुलिस स्टेशन, कोस्टल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाता है, यानी तटीय पुलिस स्टेशनों के माध्यम से सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। फिर जो ईजेड वाला इलाका है, वहां तटीय पुलिस के साथ जो मेन भूमिका में आती है वो आते हैं कोस्ट गार्ड, तटरक्षक बल। तो तटरक्षक बलों की भूमिका ज्यादा हो जाती है। मुद्दा यह है कि हमारी जो तटीय सुरक्षा है उसमें बेसिकली 3 बल काम करते हैं, एक है कोस्टल पुलिस, एक है कोस्ट गार्ड और एक है नेवी। अब हमने तय ये किया है कि ये जो भारत है इसके 3 जोन हैं। इन 3 जोन्स में हम कोशिश करेंगे कि इनको इस ढंग से रखा जाए कि किसी डेडिकेटेड रोल तय हो। तो हमने कहा कि ये जो पहला वाला हिस्सा है इसमें कोस्टल पुलिस मेन रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आ सकती, बाकी भी आ सकते हैं, बाकियों के आने पर भी कोई रोक नहीं है। तो कोस्टल पुलिस आगे भी जा सकती है और बाकी यहां भी आ सकते हैं, लेकिन मेन यहां कोस्टल पुलिस, बीच वाले हिस्से में कोस्ट गार्ड ज्यादा रहेगा। ठीक है, हालांकि यहां नौसेना आएगी। और जो तटीय क्षेत्र है यहां पर नेवी की भूमिका रहेगी, जहां पर उसके युद्धपोत रहेंगे, पनडुब्बियां रहेंगी, जिनके माध्यम से वो क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो इस तरीके से जो हमारे 3 जोन हैं, उन तीनों, ये तीसरा जोन तो आप ये फ्री वाटर हो गया। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली क्या है? यदि ये प्रश्न आता है तो आप पहले वो बताएंगे, जहां हमने बताया था कि सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं, सॉवरेन वाटर, टेरिटोरियल वाटर एंड फ्री वाटर। और फिर बताइए इन तीनों में 3 तरीके के बलों की तैनाती की गई है। ठीक, अभी अभी भारत सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव करते हुए ये कहा है कि तटीय पुलिस का क्षेत्राधिकार जो पहले 12 नॉटिकल माइल तक होता था, अब 200 नॉटिकल माइल तक होगा। यानी तटीय पुलिस कहां तक जा सकती है? पूरे EEZ तक जा